नमस्कार, मैं अमर खान। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप और आपका परिवार अच्छा होगा और तंदुरुस्त होगा। मैं हमेशा आपके लिए, आपके परिवार के लिए भगवान से और खुदा से दुआ करता हूं कि आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और देश की उन्नति में अपना योगदान देते रहें। मैंने कल जिक्र किया था झांसी हॉस्पिटल का, रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी के अंदर हॉस्पिटल है, उसमें जो हादसा हुआ। किसी ने कहा था, एक चला आ रहा, बहुत दिनों से हम सुनते चले आ रहे हैं कि रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। तो वही कहानी याद आई मुझे कि हॉस्पिटल के अंदर आग लगी हुई थी, 10 बच्चे झुलसकर राख हो गए। उनके माँ बाप बिलख रहे थे, परेशान हो रहे थे। एक ऐसा डर का माहौल वहाँ पर बना हुआ था कि जिसे कोई भी आदमी साक्षात अपनी आंखों से देखते हुए कांपता था। ऐसे माहौल में यदि हमारे यूपी के मुख्यमंत्री साहब योगी आदित्यनाथ साहब रैलियां कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, बटोगे तो कटोगे और यहाँ रहोगे तो वहाँ रहोगे, इस तरह के लोगों को अलग अलग थलग करने की बात वो अपने मंच से कर रहे हैं। लगातार कानपुर में, अलीगढ़ में, गाजियाबाद में, फूलपुर में लगातार वो रैली कर रहे थे। लेकिन सवाल इस बात का था कि वो अपने 15 मिनट का टाइम यदि हेलीकॉप्टर से आते तो 15 मिनट उनको लगते वहाँ तक पहुँचते हुए, वो नहीं आ पाए। उन्होंने भेजा अपने सुपरडिनेट या कह सकते हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को। ब्रजेश पाठक की खबर जैसे ही अस्पताल के स्टाफ को लगी कि डिप्टी सीएम यहां पर आने वाले हैं, क्योंकि वो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, तो हॉस्पिटल का स्टाफ, जो बच्चे परेशान थे, जो जल गए थे, जो आधे जले हुए थे, उनकी तीमारदारी में लगे हुए थे, उनके जो इलाज में लगे हुए थे, उन सबको छोड़ छाड़ कर वहाँ के जो वर्कर्स लोग थे, स्टाफ लोग था, सब डिप्टी सीएम की अगुवाई में लग गया। लोगों ने बाल्टियाँ उठाई, चूना उठाया और लगाने लगे लाइन। स्वीपर्स झाड़ू लगाने लगे, सफाई करने लगे। चारों तरफ ऐसा माहौल बन गया कि जैसे किसी शादी के लिए मंडप तैयार किया जा रहा हो। सब भूल गए उस बात को कि कितना बड़ा हादसा हमारे हॉस्पिटल के अंदर हुआ है। और जब डिप्टी सीएम साहब ब्रजेश पाठक जी वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा, लोगों से मिले, मुलाकात की, और जब पत्रकारों के सवालों का जब वो जवाब दे रहे थे तो उन्होंने सीधा सीधा कहा कि फरवरी में इसकी ऑडिट हुई थी, मॉक ड्रिल किया गया था, सब कुछ ठीक ठाक था। जब ऑडिट हुई थी तो वो संयंत्र, आग बुझाने वाले संयंत्र चले क्यों नहीं, वो एक्सपायरी डेट के क्यों लगाए हुए थे। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, उसके बारे में बताया किसी ने मुझे। मैंने जहां तक एक इंटरव्यू देखा था आज तक पर, गोविंद सिंह हैं, हमीरपुर के रहने वाले हैं, वो वहां थे उस वक्त। वो बता रहे थे कि एक नर्स थी, नर्स ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का पाइप, प्लास्टिक का पाइप, उसके जो नोजल था उसमें डालने की कोशिश कर रही थी और वो नोजल उसके अंदर, पाइप के अंदर फिट नहीं बैठ रहा था। तो उसने क्या सोचा कि इसको माचिस की तिल्ली से थोड़ा मुलायम कर लिया जाए ताकि वो नोजल के अंदर पाइप फिट बैठ जाए। जैसे ही उस नर्स ने उस माचिस को जलाया, तिल्ली जलाई, वैसे ही उसमें से उसने आग को पकड़ लिया। अब आप देखिए कितनी लापरवाहियां हैं। हाथों से, मैनुअल का जमाना कहाँ है, हाथों से नोजल को पाइप में डाला जा रहा है और नहीं डाला जा रहा तो तिल्ली जला के, ये बहुत जमाने पहले हुआ करता था कि आग पे सेक दीजिए, तिल्ली जलाकर उसको मुलायम कर दीजिए, फिर उसको चढ़ा लीजिए। ये तो मैकेनिकल चीजें हैं, ऑटोमेटिकली फिट आती हैं। उस नर्स ने तिल्ली जलाई और सिलेंडर ने आग पकड़ ली और पूरे वार्ड के अंदर आग और धुआं फैल गया। बहुत सारे लोग वहां पर ऐसे थे कि जिनको कुछ नजर भी नहीं आ रहा था। अपने अपने बच्चे उठाकर कुछ लोग बाहर चले गए। जो हॉस्पिटल का स्टाफ था उसने कोई भी वहां पर मदद करने की कोशिश नहीं की। वो खुद अपनी जान बचाकर उस वार्ड से बाहर चले गए। जिनके बच्चे थे वो कुछ बच्चों को, अपने बच्चों को बचा पाए और कुछ अपने बच्चों को नहीं बचा पाए। 10 बदनसीब बच्चे, 10 वो माँ बाप बदनसीब कि जिनके बच्चे उस आग में झुलसकर राख हो गए। ऐसे में एक आदमी, याकूब नाम का आदमी, जिसकी 2 बेटियां उसमें जल चुकी थी। ये बात मैंने कल भी आपको बताई थी, लेकिन आज दोबारा इसलिए मुझे बतानी पड़ रही है कि ब्रजेश पाठक साहब जो डिप्टी सीएम हैं वो पहुंचे थे वहां पर। मैं याकूब की बात कर रहा था। याकूब ने अपनी जान जोखिम में डालकर वहां बहुत सारे बच्चों को बचाया उसने। हालांकि खुद उसकी 2 बेटियां उसमें जलकर राख हो गई।
तो ब्रजेश पाठक साहब जब वहाँ पहुँचे, उन्होंने देखा, सारा हिसाब किताब बताया, तो वो जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर था उसकी भी ऑडिट हुई थी वहाँ पर, आग बुझाने वाले सिलेंडर की भी ऑडिट हुई थी, अलार्म की भी ऑडिट हुई थी, मॉक ड्रिल किया गया था बाकायदा फरवरी माह में। उसके बावजूद किसी ने उस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि इसकी जो एक्सपायरी डेट है वो खत्म हो चुकी है, वो उस लायक ही नहीं बचा है। और बहुत सारे लोगों को तो ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि वहां जो मौजूद डॉक्टर थे, जो स्टाफ था, उनको वो संयंत्र चलाने ही नहीं आते थे। कोई तो कोशिश करता, किसी ने कोशिश भी नहीं की। अब आप देख लीजिए कैसा हालात है हमारे देश का भविष्य। हमारे देश के जो बच्चे जिस हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं ठीक होने के लिए, तंदुरुस्त होने के लिए, और फिर वो अपने घर जाकर देश की तरक्की में अपना योगदान देना चाहते हैं, ऐसे हॉस्पिटल हमारे देश के अंदर कितने हैं कि जहां इस तरह की लापरवाहियां होती हैं। सवाल यह है कि सरकार अपनी चुनावी रैलियों में व्यस्त है, अपनी सत्ता बचाने में व्यस्त है, दूसरों को बदनाम करने में व्यस्त है, दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाने में व्यस्त है, लेकिन जो जमीनी काम हैं, जमीनी कार्य हैं सरकार के, उनको करने के लिए किसी के पास कोई वक्त नहीं है। ब्रजेश पाठक साहब ने लोगों का ढांढस बंधाया, वो मिले, जख्मी लोगों से मिले, जो आधे बच्चे जल चुके थे उनके माँ बाप से मिले, उनसे मिलकर उनको सांत्वना दी थोड़ी सी, उनको तसल्ली दी थोड़ी सी। उसके बाद फिर कहा कि हम पूरे स्टाफ पर कार्रवाई करेंगे, जो गुनाहगार है उसको हम छोड़ेंगे नहीं, सख्त से सख्त उसमें हम सज़ा दिलवाएंगे। सज़ा दिलवा दीजिए, कार्रवाई कर दीजिए। जिनका चिराग बुझना था वो तो बुझ गया। ब्रजेश पाठक साहब की मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम साहब हैं और उन्होंने ही वहाँ जाकर जो मंजर देखा है, उन्होंने जो बताया वो मैं आपको बता चुका हूँ। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी मेरे पास है कि ये कब जन्म इन्होंने धरती पर लिया था, कह सकते हैं हम इस बात को। इनका 25 जून 1964 को जन्म हुआ। पिताजी का नाम है सुरेश पाठक साहब, माताश्री का नाम है कमला पाठक जी। नम्रता पाठक इनकी पत्नी का नाम है। 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है। सारे बच्चे इनके बड़े बड़े कॉलेजों में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसे कॉलेजों में, बड़े बड़े मतलब जिसे कह सकते हैं महंगे महंगे कॉलेजों में, स्कूलों में शिक्षा ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और तरक्की कर रहे हैं। और गरीबों के बच्चे आप देख रहे हैं, जल रहे हैं, झुलस रहे हैं, उनको कोई बचाने वाला नहीं, उनके चीख पुकार सुनने वाला नहीं। आएंगे, अपनी सांत्वना देंगे, तसल्ली देंगे और चले जाएंगे। ये हमारे देश के हॉस्पिटल्स का हाल है कि जिन हॉस्पिटलों पर हमें गर्व होना चाहिए कि एक मरीज यदि एक बार हॉस्पिटल में चला गया तो वहाँ से स्वस्थ होकर ही वापस आएगा। सरकार की लापरवाहियाँ, सरकार की जो नाकामियाँ हैं, वो छुपाने के लिए तरह तरह के वादे कर दिए जाते हैं, सज़ा दिलवाने के वादे कर दिए जाते हैं। अभी तक उस नर्स को पकड़ा नहीं गया है, पता नहीं चल पाया कोई नर्स है कौन जो प्लास्टिक का पाइप लगाने की कोशिश कर रही थी और जिसने तिल्ली जलाई थी। ये व्यवस्था है हमारे हॉस्पिटल्स की, हमारी सरकारों की, हमारी कानून व्यवस्था यदि ऐसी ही है तो हम कैसे सेफ हैं, कैसे मजबूत हैं, कैसे हमारा देश एक बड़ी बड़ी विश्व गुरु की तरफ कैसे हम अग्रसर कह सकते हैं अपने आप को। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।